GKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है और मैंने JEE एडवांस 2024 एग्ज़ाम में सेकेंड रैंक हासिल किया है। मेरे 360 में से 346 मार्क्स थे। सब्जेक्ट वाइज मेरे फ़िज़िक्स में 120 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 106 मार्क्स थे एंड मैथ्स में भी 120 मार्क्स थे। JEE एडवांस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं एंड इस ईयर दोनों पेपर्स में 51 क्वेश्चंस थे और दोनों पेपर 180 मार्क्स के थे। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में एग्जैक्टली इक्वल था। लाइक हर पेपर में 60 मार्क्स थे हर सब्जेक्ट के और दोनों पेपर्स में ऐसे ही था। अगर JEE एडवांस की प्रिपरेशन की बात करें तो जो 3 सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उन तीनों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। पहले फ़िज़िक्स की बात करते हैं। तो फिज़िक्स में 2 चीज़ें करनी होती हैं। पहले कंसेप्ट और फॉर्मूलेज अच्छे से सीखने होते हैं, उसके बाद उनको अप्लाई करना सीखना होता है थ्रू क्वेश्चंस। आप अगर कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे आपकी थ्योरी अच्छे से कवर हो जाएगी। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं या फिर आप कोचिंग से एडिशनल पढ़ना चाहते हैं तो आप HC वर्मा बुक को रेफ़र कर सकते हैं थ्योरी के लिए। उसका थ्योरी सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा कुछ और बुक्स भी आते हैं मार्केट में, जैसे सेंगेज या अरिहंत, उनको भी ट्राई करा जा सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो उसके लिए आप इरोडोव जैसे बुक को ट्राई कर सकते हैं। इरोडोव में कुछ क्वेश्चंस थोड़े हार्डर साइड पे होते हैं और कुछ JEE एडवांस के सिलेबस से रेलेवेंट भी नहीं होते, तो इसलिए आपको वो क्वेश्चंस सोच समझ के करने चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको ऑनलाइन इजीली लिस्ट मिल जाएगी उन क्वेश्चंस की जो रेलेवेंट हैं JEE के लिए। इरोडोव के अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं JEE एडवांस में। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसकी प्रिपरेशन बहुत सिमिलर होती है फिज़िक्स जैसी। पहले आपको कंसेप्ट्स और फार्मूले अच्छे से सीखने होते हैं, उसके बाद उनका एप्लीकेशन सीखना होता है थ्रू क्वेश्चंस। थ्योरी के लिए अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो आप NCERT को रेफ़र कर सकते हैं। NCERT में मोस्टली थ्योरी कवर हो जाएगी आपकी, जो भी JEE से रेलेवेंट होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप NAVASI या नीरज कुमार जैसे बुक्स को ट्राई कर सकते हैं। इनमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। या फिर अगर आप और ज़्यादा वाइड एक्सपोजर देखना चाहते हैं या फिर कुछ सॉल्व क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप RC मुखर्जी जैसे बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं। अब बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से थ्योरी में जो भी आप रिएजेंट्स और रिएक्शंस पढ़ते हैं उनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी के लिए आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स NCERT है ऑर्गेनिक के लिए। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे आपको एडिशनल थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो आप एडिशनल थ्योरी पढ़ने के लिए पीटर साइक्स या फिर सोलोमन्स जैसी कोई किताब को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जो भी रेलेवेंट थ्योरी है JEE के लिए वो 99.9% कवर हो जाएगी। अब उसके बाद आता है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आई थिंक बेस्ट रिसोर्स हैं JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप मेंस एंड अदर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो फिर आप MS चौहान जैसे बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उनमें अक्सर क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के से हार्ड होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन सोच समझ के करने चाहिए जो रेलेवेंट लगे और जिनका डिफ़िकल्टी लेवल अप्रोप्रिएट हो आपके लिए, वैसे ही क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थ्योरी को अच्छे से याद रखना बहुत ज़रूरी होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा भी सब्जेक्ट है जो हम बार बार भूल जाते हैं। मैं भी बार बार भूल जाता था, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बार बार रिवाइज़ करें। उसके लिए शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप ऐसा कुछ बनाएं या फ्लैश कार्ड्स ऐसा कुछ बनाएं जो आपको याद रखने में हेल्प करे। और ये भी ध्यान रखें कि उसका रिवीजन आप रेगुलरली करें, जैसे हर वीक तो कर ही लेना चाहिए आपको उसका रिवीजन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंड के लिए ना छोड़ें कि बाकी सब होने के बाद आप एंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, ऐसा ना करें। उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दें,
बिकॉज़ एंड में उसको कवर करना बहुत हार्ड लगेगा आपको। अगर रिसोर्स की बात करें उसमें तो अगेन एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसकी हर एक लाइन पे बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि इस पे से क्या क्वेश्चन आ सकता है। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम में। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप और थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप जेडीली जैसी किसी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। जेडीली में भी अक्सर जेई के सिलेबस के बाहर की चीज़ें मेंशन होती हैं और अक्सर बहुत ज़्यादा उसमें थ्योरी मेंशन होती है, तो उसको भी सोच समझ के पढ़ना चाहिए। जो भी रेलिवेंट पोर्शन है सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम प्रैक्टिस की बात करें तो अगेन जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने चाहिए एंड अदर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स और जेई मेन के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई बुक करना चाहते हैं तो आप वीके जयसवाल जैसी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की वेटेज बहुत ज़्यादा है और थ्योरी कंपैरेटिवली कम है, बट थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर आपको सब थ्योरी पढ़ा दी जाएगी जो भी रेलिवेंट है, और अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो आप सेंगेज या अरिहंत जैसी किसी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उधर आपका मोस्टली थ्योरी जितना भी रेलिवेंट है सब कवर हो जाएगा। अब आते हैं मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आपके लिए है जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सिमिलरली अदर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स और जे मेन के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप कुछ बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे विकास गुप्ता की एक बुक आती है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, एंड समीर बंसल की एक कैलकुलस की बुक आती है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दे देंगे। जे एडवांस में भी बहुत वाइड वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पेशली मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो। तो अगर जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता जाएगा और उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी जे एडवांस के एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी की बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पेपर के स्टार्टिंग में अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लें। तो हमेशा स्टार्टिंग में आपको वैसे टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए जो आपको सबसे इजी लगता हो या जो आपका सबसे स्ट्रांग हो। जैसे मेरा फ़िज़िक्स सबसे स्ट्रांग था तो मैं हमेशा पेपर अटेम्प्ट करना फ़िज़िक्स से स्टार्ट करता था। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है या फिर आपको इतने अच्छे से नहीं आता, वो आपको एंड में करना चाहिए। जैसे मैथ्स, वो मोस्ट बच्चों के लिए, मेरे लिए भी था, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसमें एक जनरली गुड आइडिया है कि आप उसको एंड में अटैम्प्ट करें, बिकॉज तीनों सब्जेक्ट्स के ही क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं और अगर आप लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस पहले कर देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पेपर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्वेश्चंस को स्किप करना सीख लें। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत टाइम लेने वाला है तो एक अच्छा आइडिया है कि आप उसको उस टाइम के लिए स्किप कर दें, और जब आप इस तरीके से पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लें और आपके पास बाद में टाइम बचे तो आप उस क्वेश्चन को रिविज़िट करके फिर से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प होगी कि आप एटलीस्ट इजी वाले या फिर लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन सब अटैम्प्ट कर पाएंगे। एग्ज़ाम देते हुए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हार्ड क्वेश्चन देख के पैनिक ना करें। इनिशियली मैं भी करता था ऐसा। अब अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता था जो हार्ड लगता था तो मैं अक्सर उसको देख के पैनिक होने लगता था, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा देंगे आपको धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगेगी कि हार्ड क्वेश्चन देख के पैनिक ना हो और हार्ड क्वेश्चन को स्किप करने की। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा मॉक टेस्ट देते जाएंगे आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में और उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी फाइनल एग्ज़ाम के डे पे। अगर रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए वीक है तो आप उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करना चाहिए। जैसे मुझे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा वीक लगता था, उसमें मेरे को इतने ज़्यादा रिएक्शंस और एजेंट्स इतने अच्छे से याद नहीं रहते थे, मैं बार बार भूल जाता था। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बार बार उसको रिवाइज़ करें। कोशिश करें कि हर वीक में एटलीस्ट एक बार तो उसको रिवाइज़ कर ही लें।
आप उसके लिए कुछ और भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई माइंड मैप आप बना सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। और अगर आप उसको बार बार देख लेंगे तो बाय द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपके मेमोरी में वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, और आपको पूरा जो भी आप थ्योरी याद करना चाहते हैं वो आपकी टिप्स पे हो जाएगा। वन डे बिफोर एग्ज़ाम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी स्ट्रेस ना लें, और स्पेशली ज़्यादा रिवाइज़ करने का कोशिश ना करें, बिकॉज़ अगर रिवाइज़ करते हुए आपको अगर ऐसे एक भी टॉपिक मिल जाता है जिसको आप थोड़ा सा भूल गए हैं, तो आप काफ़ी पैनिक हो जाएंगे कि अच्छा मैं ये भूल गया हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और में ही भूल गया हूँ। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पेपर से एक दिन पहले आपको हमेशा रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने जो भी एग्ज़ाम तक मेहनत करी है वो आपके काम आएगी, और एक दिन मेहनत करने से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो उस दिन आपको सिर्फ रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। आप किसी पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा चीज़ कर सकते हैं जो भी आपको रिलैक्स करने में हेल्प करे। अगर फार्मूलाज याद करने की बात करें तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर कोई चार्ट बना के पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सभी जो भी फार्मूलाज आपको ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं हो रहे हैं या फिर याद करना थोड़ा मुश्किल है, आप उनको एक चार्ट पे लिख के अपने स्टडी टेबल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने कमरे में आए या जाएं, उस पर अगर एक बार नज़र डाल लेंगे तो आपको वो याद करने में काफ़ी हेल्प होगी, और बाय द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपके वो फार्मूला सभी टिप्स पे होंगे। अगर स्टडी की बात करें तो जिस दिन कोचिंग नहीं होती थी उस दिन मैं अराउंड 10 आवर्स स्टडी करने का कोशिश करता था। मैं ये कोशिश करता था मैं अपने स्टडी स्केड्यूल में हमेशा थोड़े शॉर्ट ब्रेक्स लेता रहूँ। उससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि अगर हम थोड़े एग्जॉस्टेड हो गए हैं या हमारी एनर्जी कम हो गई है या फिर हम इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं उससे काफ़ी हेल्प होता है हमें अपना फोकस रीगेन करने में और फिर से ज़्यादा एनर्जी और प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करने में। सोशल मीडिया की बात करें तो मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ करता था, बट मैं हमेशा ये ध्यान रखता था कि ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दूं और फिर बाद में मुझे रिग्रेट हो कि मैंने इतना टाइम इस पे क्यों स्पेंड किया और अपना पढ़ाई पे क्यों नहीं स्पेंड किया। अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को बहुत जुडिशियसली यूज़ करें। टाइम आपके पास प्रिपरेशन के ड्यूरिंग बहुत लिमिटेड है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें जो आपको फाइनली अपने गोल में हेल्प ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर समय अपना गोल अपने दिमाग में रखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी फोकस रहने में। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए जिनका एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा रहता है यूजुअली, या फिर जो आपके लिए हार्ड हैं या फिर आपको कम याद रहते हैं या आप भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी बच्चों को लगता है कि मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल आती है, और मेरे को भी आती थी मुश्किल, तो उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। सिमिलरली मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आती थी, मैं बार बार उसको भूल जाता था, तो उसके लिए मैंने उसको बार बार रिवाइज़ किया। रिवीजन पे उस पर मैंने प्रॉबेबली बाकी टॉपिक से ज़्यादा ही टाइम स्पेंड किया है। थैंक्स जीकेटी मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए बाकी बच्चों के साथ अपने टिप्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करने की।